टुडेज चैप्टर इज फ्रॉम द डायरी ओके सर। ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक की डायरी के बारे में पढ़ेंगे। ये एक बच्ची थी जो कि वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब वर्ल्ड वॉर 2 था उस दौरान ये बच्ची छुप कर अपनी जान बचाने के लिए, इनका परिवार छुपा हुआ था बंकर के अंदर एक जगह पे, लेकिन एट द एंड इनको ढूंढ लिया गया और इसकी पूरी फैमिली को मार दिया गया और ये बच्ची भी उसमें मर गई थी, लेकिन इसके फादर बच गए थे। तो जब वो रिलीज़ हुए, जब ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, तो उनके फादर जब रिलीज़ किया गया, उनको छोड़ा गया, तो उनको इस बच्ची की एक डायरी मिली जिसको उन्होंने बाद में पब्लिश करवाया और इसी डायरी को द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के नाम से हम आज जानते हैं। अब इनको मारा क्यों गया, इनको क्यों पकड़ा गया, क्यों इनको मारने की कोशिश की गई, वो भी एक हमारा प्रश्न है। तो उसके उत्तर के तौर पे मैं कहूँगा कि ये जो बच्ची थी ये एक जूइश फैमिली से थी। जू जिसको हम यहूदी कहते हैं हिंदी में। तो ये जू लोग जो थे वर्ल्ड वॉर 2 के समय, जो हिटलर था वो जू लोगों को मार रहा था। वो बोलता था कि मेरे देश के अंदर, जर्मनी के अंदर एक भी जू नहीं बचना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये जूइश फैमिली, जितने भी जू लोग थे वहाँ पर, उन सबको मारना शुरू किया और इसी को हम जूइश जेनोसाइड भी कहते हैं। तो इस तरह से सब जूस को मारा गया और ये जो बच्ची थी ये भी जू फैमिली से थी, इसलिए भी काफ़ी समय तक इन्होंने इनके फादर के ऑफिस के अंदर कुछ फैमिलीज थी जिन्होंने मिलकर अंडरग्राउंड एक जगह पर ये छुपे हुए थे कई दिन तक, लेकिन अंत में इनको ढूंढ लिया गया जर्मन आर्मी के द्वारा और इनको कंसंट्रेशन कैंप्स जो रहते हैं जहाँ पर कैदियों को रखा जाता है, वहाँ पर इनको भेज दिया गया। वहाँ पर बहुत ज़्यादा इनको टॉर्चर किया जाता है ऐसे। तो इसकी पूरी फैमिली जो थी वो तो मारी गई और ये बच्ची भी मर चुकी थी, लेकिन इसके फादर को लास्ट में छोड़ दिया गया। इसके फादर बच गए थे वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद और उनको इनकी डायरी मिली इस बच्ची की और उन्होंने इसको पब्लिश करवाया था। ये थी इस चैप्टर की एक छोटी सी झलक। अब हम चैप्टर डिटेल में पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड, यहाँ पर इनका नाम जो पूरा है एनेलिस मैरी एनी फ्रैंक, जिनको हम शॉर्टली एनी फ्रैंक के नाम से जानते हैं। शी वॉज बॉर्न इन जून 1929 and she died in March or February, they are telling, because the exact date is not confirmed. So इनकी जो डेथ की डेट है वो 1945 भी बताई गई है। She was a German born Jewish girl, ये एक जर्मन बॉर्न थी, यानी इनका जन्म तो जर्मनी में हुआ था, लेकिन एक जूइश गर्ल थी, जू फैमिली से थी। Who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। ये अपनी फैमिली के साथ एम्स्टरडैम, जो कि नीदरलैंड्स की राजधानी है, वहाँ पर ये छुपे हुए थे और ये डायरी उन्होंने वहाँ पर छुप के ही लिखी थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। और फैमिली हैड मूव टू एम्स्टरडैम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी। हमने नाजीज के बारे में 9th स्टैंडर्ड में सोशल साइंस में पढ़ा है कि किस प्रकार से जो नाजीवाद था उसका उदय हुआ था। इनकी जो हिटलर था ही वॉज फ्रॉम द नाजी कम्युनिटी। तो उन्होंने जब जर्मनी के ऊपर उनका राज हो गया तो उसके बाद इन्होंने जो जूस थे उनको मारना शुरू कर दिया। तो ऐसे में ये जूइश फैमिलीज थी वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रही थी। तो इसी दौरान इनके फादर जो थे वो इनको लेके एम्स्टरडैम में चले गए और वहाँ पर ये काफ़ी समय तक छुप कर रहे। But were trapped when the Nazi occupation expanded into the Netherlands. As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's ऑफिस बिल्डिंग। अब नीदरलैंड जहाँ पर पहले जर्मनी का कब्जा नहीं था, ये वहाँ चले गए अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन जल्द ही नीदरलैंड के ऊपर भी जर्मनी ने अपना कब्जा कर लिया और वहाँ भी जूइश लोगों को ढूंढ कर मारा जाने लगा। और जब ऐसा होने लगा तो ये अपने फादर के ऑफिस के अंदर, इनके जो फादर थे ओटो फ्रैंक जिनका नाम है, उनके ऑफिस की बिल्डिंग जो थी उसके अंदर हिडन रूम्स थे, गुप्त रूम थे, वहाँ पर जाके ये 1942 के अंदर छुप गए। After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank। अब वहाँ पर ये अकेले फैमिली नहीं थी, और भी इनके ऑफिस के कुछ लोग थे, लेकिन 2 साल तक छुपकर बचने के बाद इनकी फैमिली को ढूंढ लिया गया जर्मनी के सैनिकों के द्वारा और इनको कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया। कंसंट्रेशन कैंप्स हम बोलेंगे ऐसी जगहों को जहाँ पर जो ये बंदी थे इनको भेजा जाता था, इनसे काम करवाया जाता था। कुल मिला के कहा जाए तो देवर द टॉर्चर कैंप्स, जहाँ पर टॉर्चर किया जाता था लोगों को। तो
एनी फ्रैंक जो थी वहाँ पर जाते ही कुछ ही दिनों के अंदर एक टाइफस नामक बीमारी से इनकी मौत हो गई, और इनकी सिस्टर जो थी जिनका नाम था मार्गरेट फ्रैंक, उनकी भी वहाँ पर मौत हो गई। हर फादर ओटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। इनके जो फादर थे ओटो, वही एक अकेले सर्वाइवर थे, वही एक बचने वाले इनके परिवार से व्यक्ति थे, और बचने के बाद वो एम्स्टर्डम वापस लौटे युद्ध खत्म होने के बाद, और वहाँ पर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की एक डायरी पाई, जिसको हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ रहे हैं। Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. अब इनके फादर का मानना था कि एक यूनिक रिकॉर्ड है, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति थी, एक ऐसा समय था जो हर एक के जीवन में नहीं आता है, यानी कि छुप कर रहना, वर्ल्ड वॉर का समय। तो ये जो डायरी को इन्होंने बड़ा एक अलग यूनिक माना, और इन्होंने उसको इंग्लिश नेम में, यानी कि नाम दिया गया द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से इन्होंने पब्लिश करवाने के लिए कोशिश की। The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944. अब ये जो डायरी थी ये उस बच्ची के पास कैसे आई? ये डायरी बच्ची को उसके 13th बर्थडे पे दी गई थी, यानी कि बच्ची का जब 13वां जन्मदिन था तब ये डायरी उसको गिफ्ट की गई थी, और इसके अंदर 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 यानी कि 1 अगस्त 1944 की इसके अंदर लास्ट एंट्री मानी गई है, क्योंकि उसके बाद उनको पकड़ लिया गया था। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इंटू मैनी लैंग्वेजेस एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स। इस किताब को बहुत सारी अन्य भाषाओं में भी ट्रांसलेट किया गया है, और ये दुनिया की एक सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। देयर हैव बी ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी। इस किताब के ऊपर बहुत सारी मूवीज़, टेलीविज़न सीरियल्स, इस तरह के मतलब नाटक बने हैं इस किताब के ऊपर आधारित। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. अब ये जो किताब थी इसमें नाजी सोल्जर्स, यानी कि जब नाजियों का रूल था जर्मनी के अंदर, उस समय लोगों की दिनचर्या कैसी थी, यानी कि लोग अपने आप को बचाने के लिए क्या करते थे, कैसे वो लोग अपने आप को बचा पाते थे, वो सब चीज़ें इसमें लिखी गई है। और एनी फ्रैंक जो है वो एक बहुत ही रिनाउंड, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक कैरेक्टर बन चुकी हैं, जिनको हॉलोकॉस्ट के दौरान पढ़ा गया है, यानी कि जो हॉलोकॉस्ट के विक्टिम्स जो थे, हॉलोकॉस्ट बोला जाता है जब किसी पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को मारा जाता है, पूरी कम्युनिटी के ऊपर जब हमला किया जाता है, जैसे यहाँ पर ज्यू कम्युनिटी के ऊपर हमला किया गया था, तो इसको हम ज्यू हॉलोकॉस्ट बोलते हैं। तो इस स्थिति के अंदर जो सबसे ज़्यादा रिनाउंड डिस्कशन जो रही है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिस्कशन का एक टॉपिक रही है, वो एनी फ्रैंक भी रही है। तो ये था इस चैप्टर का एक बहुत ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me, not only because I've never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing, and I have an even greater need to get all kind of things off my chest. अब यहाँ पर ये जो बच्ची है एनी है, वो कह रही है कि मैं सोचती हूँ कि मेरे जैसा कोई और दूसरा नहीं होगा, जो कि 13 साल की बच्ची जो कि डायरी लिखने में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और वो अपने विचार, म्यूजिंग्स मतलब अपने विचार, अपने व्यूज़, यानी कि अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को वो प्रेजेंट करना चाहती है डायरी के माध्यम से, और कोई और जो ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो मेरे अलावा इन आइडियाज़ में इंटरेस्टेड हो। यानी कि एक बच्ची ने क्या लिखा, 13 साल की बच्ची क्या लिखेगी, वो आइडियाज़ के बारे में कोई भी ज़्यादा जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होगा, लेकिन वो बोल रही है डजेंट मैटर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे तो वो सब कुछ लिखना है जो मेरी चेस्ट, ऑफ माई चेस्ट, यानी कि जो भी उसके विचार उसके मन में है, उसके मन के अंदर जो भी बोझ है, यानी कि वो कैसी स्थिति में है अभी आप जानते हैं कि वो छुप रहे हैं, वो किसी ना किसी तरीके से अपनी जान बचा रहे हैं,
जर्मन सोल्जर से। तो उस समय एक बच्ची, 13 साल की बच्ची, जो कि अपना, आप लोग जो इस उम्र में हैं, आप लोग अपना जीवन कैसे बिताते हैं? आप एंजॉय करते हो, खेलते कूदते, यानी कि देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। लेकिन अगर सडनली आपको युद्ध के माहौल में एक जगह पर छुप कर रहना पड़े तो आप कैसे रहेंगे? तो यहाँ पर एनी के साथ वही हुआ। तो ऐसे में उसके मन पे बहुत ही बोझ था, वो अपना बोझ उतारने के लिए उस डायरी का उपयोग कर रही है। और वो कहती है कि अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है मेरे विचारों के अंदर तो ना हो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने विचारों को इस डायरी के माध्यम से अपने मन के बोझ को हल्का करने की। Paper has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was, brooding. Yes, paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. अब वो बच्ची कह रही है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस। ये कहावत इन्होंने देखिए बहुत ही सुंदरता से यहाँ पे दर्शाई है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस। अब इसका मतलब ये है कि पेपर के अंदर बहुत पेशेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा उसके पास सहन शक्ति होती है, क्योंकि पेपर के अंदर आप कुछ भी लिखते रहिए, उसके बाद कुछ भी करते रहिए, इट इज़ लाइफलेस। पेपर तो लाइफलेस होता है। तो यहाँ पर जो एनी है उन्होंने कहा है कि पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है कि वो आपकी पूरी जो दुख है, वो पूरा दुख वो अपना आपका सुन सकता है, अपने ऊपर उतार सकता है। और वो कह रही है एक दिन जब वो अपने चिन को अपने हाथों में लेकर, यानी कि सर झुकाकर अपने चिन को हाथ में लेकर जब बैठी थी, जब वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुकी थी, तब वो सोच रही थी कि वो बाहर जाए या फिर अंदर रहे। और उस समय ये जहाँ थी वहीं रही, क्या करते हुए? ये विचारते हुए वहीं बैठी रही जहाँ थी। और इन्होंने डिसाइड किया कि यस, पेपर हैज़ मोर पेशेंस, कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस हैं। और इन्होंने कहा कि ये जो स्टिफ बैग्ड नोटबुक है, यानी कि ये जो डायरी है, जो उसका कवर है वो स्टिफ होता है, बहुत ही टाइट होता है, उसको स्टिफ बैग्ड नोटबुक कहा गया है, जिसको हम डायरी के नाम से जानते हैं। बोल रही है कि मैं इस डायरी को सिर्फ और सिर्फ अपने रियल फ्रेंड को ही पढ़ने दूंगी, बाकी किसी को भी नहीं पढ़ने दूंगी। और मेरा कोई रियल फ्रेंड अभी तक नहीं है, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज डायरी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। Now I'm back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. और मुझे सबसे पहले नंबर पे किसको रखना है? अपनी डायरी को, क्योंकि मेरा कोई दूसरा फ्रेंड तो है ही नहीं, मेरा कोई दूसरा फ्रेंड नहीं है। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I'm not. I have loving parents and a 16-year-old sister. देखिए, वो बच्ची कह रही है कि अगर कोई सोचे कि 13 साल की बच्ची बिल्कुल अलोन है इस दुनिया के अंदर, तो मैं ऐसा नहीं। यानी कि दिस इज़ द पॉजिटिविटी ऑफ एनी फ्रैंक। पॉजिटिविटी देखिए आप, कि वो अपने आप को दुनिया में अकेला ना मानकर वो कहती है कि मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है, मेरे लविंग पेरेंट्स हैं, मेरे प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं, मेरी एक बहन है जो कि 16 साल की है, एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। और उनके ग्रुप के अंदर जब वो छुपे हुए थे, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर कि उनके साथ कुछ और फैमिलीज भी रहती थी। तो उन फैमिलीज को कुल मिला के इनका 30 लोग थे, 30 लोगों का ये ग्रुप था। I have a family, loving aunts and a good home. No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. अब वो कह रही है कि मेरी फैमिली के अंदर आंट्स हैं, मेरी आंट्स हैं जो मुझे बहुत प्यार करती हैं और सब कुछ है मेरे पास, लेकिन एक ट्रू फ्रेंड नहीं है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, यानी कि एक ट्रू फ्रेंड नहीं है इनके पास। All I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change. This is why I have started the diary. अब ये जब अपने दोस्तों के साथ भी होती थी, पहले की बात कर रही हैं, तब भी इनका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं बन पाया। रीज़न इस बात कि जब ये दोस्तों के साथ बैठते थे तो ये एवरीडे थिंग्स, यानी कि रोज़ दिनचर्या के बारे में बातें, जो कॉमन बातें हम लोग करते हैं, तो ये बच्ची किसी के साथ क्लोज नहीं आ पाई इतना कि वो अपनी प्रॉब्लम्स उससे शेयर करे या उसकी प्रॉब्लम सुन सके।
और एक दूसरे के साथ इनका इस प्रकार का रिलेशन नहीं बन पाया कि ये किसी को इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर पाए, कन्फाइड, जैसे कि दूसरे को ट्रस्ट कर पाना ताकि अपनी कोई भी जो पर्सनल बात होती है उससे शेयर कर पाए। तो ऐसा इनके साथ कभी हुआ ही नहीं है और इसीलिए इन्होंने क्या शुरू किया, एक डायरी लिखना शुरू किया। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the fact in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend. I'm going to call this friend Kitty. अब वो बच्ची बोल रही है कि ये मेरी जो इमेजिनरी फ्रेंड है, यानी कि एक तरह से डायरी है, वो हुई तो इमेजिनरी फ्रेंड ही, क्योंकि उसके अंदर आप लिख के ये सोच सकते हो कि मैंने अपना दुख उसको सुना दिया, मैंने अपनी पर्सनल बात उससे कह दी, लेकिन डायरी ने तो नहीं सुना ना आपकी बात को, वो तो एक हमारे मन का वहम है कि उसने सुन लिया, बस दैट्स ऑल। तो जो इमेजिनरी फ्रेंड है उस बच्ची का, इस फ्रेंड को इसने नाम दिया किटी। नाम क्या दिया गया है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, किटी। तो इस डायरी को जो नाम दिया गया है वो है किटी। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. अब यहाँ पर वो बच्ची बता रही है, क्या बता रही है हमें, अपने परिवार के बारे में। इनके जो फादर थे उनकी उम्र थी 36 साल की जब उनकी शादी हुई और इनकी माँ की उम्र थी 25 साल की, यानी कि 25 मदर की एज थी और 36 फादर की एज थी। माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी। इनकी सिस्टर का नाम था मार्गरेट और इनका जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। कब हुआ था, 1926 में। I was born on 12th June 1929. इनका जन्म हुआ था 12 जून 1929 को। I lived in Frankfurt until I was 4. जब ये 4 साल की थी तब तक ये कहाँ रहते थे, फ्रैंकफर्ट में ही रहते थे। कब तक, जब ये 4 साल की थी तब तक। My father emigrated to Holland in 1933. इनके फादर हॉलैंड चले गए जब ये 1933 में। My mother एडिथ होलैंडर फ्रैंक, इनकी माँ का नाम था एडिथ होलैंडर फ्रैंक, वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। वो भी हॉलैंड में उनके साथ सितंबर में चली गई। वाइल मार्गरेट एंड आई, यानी कि मार्गरेट और ये दोनों बहनों को आकिन में भेज दिया गया इनकी ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए, यानी कि माता पिता जो थे वो हॉलैंड चले गए और दोनों बच्चियों को इनकी ग्रैंड मदर दादी के पास छोड़ दिया गया। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। इनकी जो बड़ी बहन थी वो दिसंबर में हॉलैंड चली गई और फाइनली जो एनी थी वो भी फरवरी में हॉलैंड चली गई। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret. और तब मार्गरेट के लिए, जब मार्गरेट का बर्थडे था उस समय एक बर्थडे गिफ्ट के तौर पे जो ये बच्ची थी हमारी एनी फ्रैंक, इसको वहाँ पर पेश किया गया। I started right away at the Montessori Nursery School. I stayed there until I was 6. इन्होंने पढ़ाई मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से शुरू की और ये 6 साल की थी तब तक वहाँ पर पढ़ाई करती थी। At which time I started in the first form. In the 6th form my teacher was Mrs. Cuperus. जब ये 6th में आई तब इनके जो टीचर थे उनका नाम था Mrs. Cuperus. The headmistress, वो हेडमिस्ट्रेस भी थी, यानी कि प्रिंसिपल थी स्कूल की। At the end of the year we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. जब साल खत्म हुआ तो इन दोनों को बहुत दुख हुआ एक दूसरे से बिछड़ने का। इन द समर ऑफ 1941, 1941 के समर की बात करें, ग्रैंडमा फेल इल, जो इनकी दादी माँ थी वो बहुत बीमार हो गई और उनको एक ऑपरेशन से गुजरना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन। तो उसी दौरान इनका बर्थडे भी आया, लेकिन आप जानते हैं कि दादी माँ बीमार होगी, ऑपरेशन होगा तो काफ़ी दिक्कत होगी, तो थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन के साथ इनका बर्थडे बीत गया। ग्रैंडमा की मौत हो गई जनवरी 1942 में। No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. और ग्रैंडमा की मौत पे इनको बहुत दुख हुआ और 1942 में जब इनका बर्थडे मनाया गया 1942 के अंदर, वो इस प्रकार से मनाया गया ताकि पिछला जो बर्थडे था उसकी भी कमी पूरी हो सके और इनके जो कैंडल्स जलाई जाती हैं बर्थडे पे केक के साथ, उनके साथ साथ एक ग्रैंडमा के नाम की भी कैंडल जलाई गई। The 4 of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary.
अब ये चारों यानी कि परिवार में 4 लोग बचे, माता पिता और दोनों बहनें, ये बहुत अच्छे से रह रही हैं। 20 जून 1942 की बात है और एक डायरी भी इनके साथ है जिसको बड़े ही शौक से ये बच्ची ने अपने फ्रेंड के तौर पे रखा है। 20 जून 1942 ये था शनिवार का दिन और ये आपको याद रखना है, सैटरडे 20 जून 1942। इस दिन डायरी में क्या लिखा गया वो देखते हैं। डियरेस्ट किटी, किटी यहाँ पर डायरी को संबोधित किया गया, डायरी का नाम किटी रखा गया जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। Our entire class is quaking in its boots. The reason of course is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. Half the class is making bets. अब पूरी क्लास के अंदर एक डिस्कशन का मुद्दा बना हुआ है। क्या डिस्कशन का मुद्दा बना हुआ है? क्या डिस्कशन चल रही है कि कौन नेक्स्ट फॉर्म मतलब अगली क्लास में जाएगा और कौन इसी क्लास में रहेगा। अब टीचर्स डिसाइड करेंगे कि किसको आगे प्रमोट करना है और कौन यहीं पर रहेगा। आधे से ज़्यादा क्लास जो है बेट लगा के बैठी है। क्या लगा के बैठी? बेट, यानी कि शर्त लगा के। हम बोलते हैं ना क्लास के अंदर कि मैं शर्त लगाता हूँ, ये जाएगा वो नहीं जाएगा एट्सेट्रा। GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us. GN and I मतलब यहाँ पर एनी की बात की, GN इनकी फ्रेंड है जो, वो दोनों हंस रही हैं क्योंकि उनके पीछे जो 2 लड़के बैठे हैं उनकी सिली बातों पे हंस रही हैं। CN and Jax who have staked their entire holiday saving on their bet. CN और Jax उन दोनों ने क्या किया है, उन्होंने अपने पूरे जो हॉलीडे की सेविंग्स है, जो पैसे उन्होंने हॉलीडेज में बचाए थे, वो सारे किस पे लगा दिए? बेट पे, शर्त पे लगा दिए। From morning to night it's you are going to pass. No I am not. Yes you are. No I am not. सुबह से शाम तक, रात तक यही बात चलती रहती, तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं नहीं हूँगा, तुम पास हो जाओगे, मैं नहीं हूँगा। Even G's pleading glances and my angry outburst can't calm them down. अब जो जी है इनके साथ, जीज यहाँ पर जो इनकी फ्रेंड है बच्ची की, उसका नाम जीज बताया गया है। जीज जो थी उसकी प्लीडिंग ग्लांसेस यानी कि वो रिक्वेस्ट कर रही है एकदम, जैसे किसी को हम रिक्वेस्ट करते हैं ना, आंखों आंखों में रिक्वेस्ट करना कि भाई शांत रहो, झगड़ा मत करो। और दूसरी तरफ एनी जो है उसने गुस्से से भी उनको देखा, लेकिन इससे भी वो काम डाउन नहीं हुए, यानी कि वो शांत नहीं बैठे, वो यही बहस कर रहे हैं, तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं पास नहीं होऊंगा। यू आस्क मी देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। अब बात की जा रही है कि लगभग क्वार्टर, लगभग 1/4 जो हिस्सा है क्लास का उसको वहीं पे रखना चाहिए, यानी कि अगर 100 बच्चे क्लास में हैं तो 25 बच्चे ऐसे हैं जिनको वहीं पे रखना चाहिए, वो आगे प्रमोट करने लायक नहीं है। लेकिन टीचर्स को यहाँ पर बताया गया है मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स, यानी कि जिनके बारे में आप कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते हो पृथ्वी के ऊपर, ये ऐसे क्रिएचर्स हैं टीचर्स। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इनके माइंड से निकल सकता है। सो वी कांट प्रिडिक्ट कि क्या होने वाला है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वी विल मेक इट। मैं अपनी दोस्तों के बारे में और अपने बारे में चिंतित नहीं हूँ, मुझे पता है कि वो सबको पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, सिर्फ मुझे मैथ्स के बारे में थोड़ा डर है। एनीवे ऑल वी कैन डू इट इज़ वेट, हम सिर्फ वेट कर सकते हैं। अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, तब तक हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को सांत्वना दे सकते हैं, भरोसा दे सकते हैं कि दिल मत छोड़ो, हम सब पास हो जाएंगे। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, देर आर 9 of them, 7 men and 2 women। 9 टीचर्स हैं इनके टोटल, जिसमें 7 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फोगी हु टीचर्स मैथ्स, मिस्टर फोगी जो हैं, ओल्ड फोगी इसलिए कहा गया क्योंकि बुजुर्ग हैं, वो इनको क्या पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं। विच अनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, वो इनसे बहुत ही अनॉयड, बहुत ही दुखी रहते हैं, बहुत ही खफा रहते हैं इस बच्ची से, यानी से क्यों रहते हैं खफा, बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ। बातें करेंगे तो ऑब्वियसली टीचर्स परेशान होंगी ना। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, बहुत वार्निंग्स के बाद, उन्होंने वार्निंग दी बार बार लेकिन ये बच्ची नहीं मानी तो इसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया गया और एक ऐसे लिखने को दिया गया, अ चैटर बॉक्स। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, इसके बारे में आप क्या लिख सकते हो। आई वुड वरी about that later. I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. अब इन्होंने टॉपिक जो था चैटर बुक्स, वो टॉपिक अपनी बुक के अंदर लिख लिया और शांति से बैठ गए। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. शाम को अपना होमवर्क ख़त्म करने का जब ये बैठी थी तभी इनका ध्यान पड़ा उस ऐसे के ऊपर कि ऐसे भी तो मुझे लिखना है।
और तब इन्होंने उस टॉपिक के ऊपर सोचना शुरू किया, अपने फाउंटेन पेन की टिप को मुंह में डालकर चबाते हुए, जैसे बच्चे नॉर्मली अपने पेन को चबाते हैं, पेंसिल को चबाते हैं। एनीवन कुड रेम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। अब जैसे कि यहाँ पर बच्चों के बारे में बताया जाता है, रैम्बल का मतलब है कि बस आलतू फालतू चीज़ें लिख देना बिना किसी लक्ष्य के, भाई कोई टॉपिक नहीं है, बस ऐसे ही पेज भर के टीचर के सामने पेश कर देना। और बिग स्पेसेस, बड़ी बड़ी स्पेसेस, जैसे इसका उपयोग आप सब लोग भी करते ही होंगे कि जगह ज़्यादा छोड़ना, यानी कि एक एक लाइन के अंदर सिर्फ 3-4 वर्ड ही लिखना, 10 वर्ड की बजाय एक लाइन के अंदर अगर 5 वर्ड आएंगे तो हमारा जो ऐसे है, जो भी आंसर है, उसका लेंथ बढ़ जाएगा। तो जगह छोड़ छोड़ के लिखना, ये एक ट्रिक होती है बच्चों की। लेकिन इस ट्रिक की बजाय एनी ने डिसाइड किया कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट की, आर्ग्यूमेंट किया जाए कि व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, की बातें करना क्यों ज़रूरी है। अगर हम उस बात पे वो बच्ची एक अच्छा आर्ग्यूमेंट करती है तो टीचर को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा कि बातें करना भी ज़रूरी है। अब इस बच्ची ने उस तरीके से लिखने की कोशिश की। आई थॉट एंड सडनली आई हैड आइडिया, आई रोट द 3 पेजेस। इस बच्ची को आइडिया आया और इसने 3 पेज लिखे। मिस्टर कीजिंग हैड असाइन्ड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। और मिस्टर कीजिंग जो थे उन्होंने असाइनमेंट दिया था, इससे वो बच्ची ने जो लिखा उससे वो सेटिस्फाइड थे। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट। उसने कहा कि टॉकिंग, बातें करना स्टूडेंट्स की एक ट्रेट, मतलब उनकी निशानी है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं इसको कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश करूँ। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, इफ नॉट मोर, एंड that there's not much you can do about inherited traits। अब यहाँ पर बताया गया इनहेरिटेड ट्रेड्स के बारे में कि ऐसी कुछ गुण, ऐसे कुछ लक्षण, ऐसी कुछ चीज़ें जो हमें पेरेंट्स से मिलती हैं। जैसे कि अगर फादर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो बच्चों के अंदर भी वो चीज़ आती है। अगर माँ बहुत ज़्यादा बातें करती है तो बच्चों में भी उनमें से एक चीज़ आ सकती है। अगर फादर गुस्से वाले हैं बहुत, तो बच्चे, भाई बहन हैं दोनों, तो उनमें से एक तो बहुत गुस्से वाला हो सकता है। तो इस तरह के इनहेरिटेड ट्रेड्स इनको कहा जाता है। तो इनहेरिटेड ट्रेड्स, तो बच्ची जो है एनी फ्रैंक, वो लिख के आर्गूमेंट कर रही है कि मेरी मदर बहुत बातें करती है, तो वही सेम कैरेक्टर मुझे में भी आया है, और ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है जो कि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है, तो इसको मैं बदल नहीं सकती। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट। इस पर मिस्टर कीजिंग ने जब वो पढ़ा तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन्ड मी अ सेकेंड एसे। लेकिन वो बच्ची ने जब दोबारा बातें करना शुरू किया तो मिस्टर कीजिंग ने उसको एक और एसे दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। अब यहाँ पर नाम दिया गया है ऐसे का एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। अब इनकॉरिजिबल का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ जिसको कभी करेक्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि अ बैड कैरेक्टर, अ बैड क्वालिटी यू कैन से। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। अब इसके बाद लगभग 2 क्लासेस निकल गई, 2 लेसन्स निकल गए, लेकिन मिस्टर कीजिंग को कोई शिकायत नहीं मिली, यानी कि बच्ची काफ़ी चुप होकर बैठने लगी क्लास में। However, during the 3rd lesson, he would finally had enough. Annie Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. अब एनी फ्रैंक को पनिशमेंट काफ़ी मिल चुके थी इसके ऊपर, तो इसलिए उनको एक एसे लिखने को दिया गया जिसका नाम था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो ये एक नया एसे दिया गया जो कि टॉपिक था उसका। The class roared. I had to laugh too, though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. It was time to come up with something else, something original. My friend Sen, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. अब ये जो टॉपिक दिया गया क्वैक क्वैक वाला, अब इस टॉपिक से मतलब जो बच्ची थी यानी फ्रैंक, उसकी जो जेन्युइनिटी थी, यानी उसका तो वो तो मजाक बन चुका था उसका क्लास के अंदर, क्योंकि चैटर बॉक्स की बातें करने वाली ऐसी चीज़, कम्प्लीटली टॉकेटिव गर्ल। अब लेकिन उस बच्ची की जो एक फ्रेंड था या थी, जो कि सेन जो बताया गया है, वो एक गुड
शी वॉज गुड एट पोइट्री, यानी उसको पोएम लिखना अच्छे से आता था। तो उसने डिसाइड किया कि वो इसकी मदद करेगी और इससे वो बहुत खुश हुई। और इनका जो एक प्लान था कि ये जो जोक खेला गया है, ये जो जोक बनाया गया है, मजाक किसका उड़ाया गया है, एनी का। लेकिन ये मजाक किसका बनाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मजाक हमारा बनाया गया है, लेकिन ये मिस्टर कीजिंग ये उल्टा टीचर के ऊपर पड़ जाए। हम इस प्रकार से एक पूरा लंबा चौड़ा अपना ऐसे लिखेंगे। आई फिनिश माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल। मैंने अपनी पोएम ख़त्म की और ये बहुत ही सुंदर पोएम थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक, ये एक मदर डक के बारे में थी, एंड अ फादर स्वान, और एक फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स। कितने बेबी डकलिंग्स थे उनके? 3। हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर, जिनको पीट कर मार दिया गया। बिटन टू डेथ मतलब पीट कर मार दिया गया। किसके द्वारा? फादर के द्वारा। बिकॉज दे क्वैक टू मच। क्यों मार दिया गया? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक करते थे, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वैक। बतख कैसे करती है आप जानते हैं ना, क्वैक। तो बतख की तरह वो बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पर एक व्यंग्य किया गया कि वो बहुत ज़्यादा बोलते थे, इसलिए उनको मार दिया गया फादर के द्वारा। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे। लकीली मिस्टर कीजिंग ने उस जोक को राइट वे में लिया। ही रेड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स। उन्होंने, मिस्टर कीजिंग एक अच्छे टीचर थे, इसलिए उन्होंने इस पोएम को पॉजिटिवली लिया और उसको पूरी क्लास में रीड किया अपने ओन कमेंट्स के साथ। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और दूसरी क्लासेस के अंदर भी उन्होंने रीड आउट किया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एन एक्स्ट्रा होमवर्क। उस दिन से मुझे बात करने की परमिशन, अलाउड टू टॉक यानी कि मुझे बात करने की परमिशन दी गई और मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क कभी भी नहीं दिया गया फॉर टॉकिंग। ऑन द कॉन्ट्ररी मिस्टर कीजिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर कीजिंग जो है, उस दिन से लेकर आज तक वो हमेशा जोक्स बनाते रहते हैं, यानी कि मेरे साथ मस्ती मजाक करते रहते हैं। योर्स एनी यहाँ पर लिखा गया है। किसने लिखा है ये चैप्टर? ये डायरी जो हमने पढ़ी ये है एनी की डायरी, इसलिए योर्स एनी। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल विथ स्लाइट एडेप्टेशन। इसको लिया गया है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल से, थोड़ा बहुत इसमें बदलाव भी किया गया है। तो ये था हमारा चैप्टर द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। So that's all for the chapter. Hope you enjoyed. Thanks for watching.